न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक कुंडली लेकर के आया हूँ और ये इनका नाम नहीं बताऊंगा, पर नाम रख लीजिए या सोच लीजिए नारायण, हरिदास, जो भी आपको नाम बदलना है या जांचना है, मेरा ही नाम लिख लो, नकुल। पर अपना नाम नहीं लेना चाहिए। अपने से जो सबसे अपना आपका बड़ा बेटा हो उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। खुद का नाम बार बार नहीं पुकारना चाहिए। अपने से अपने पति का नाम नहीं पुकारना चाहिए। ऐसे उनकी आयु क्षीण होती है। पर आजकल तो पता नहीं शगल हो गया है लोगों का, अपने पति का नाम लेकर के बड़ा फैशन जो है वो बन गया है। नहीं लेना चाहिए। आइए इधर लेके आता हूं। मैंने क्या बात कही? विश्लेषण जन्म कुंडली का जो कार्यक्रम है वो सुबह वाला या शाम वाला 14 दिन तक जो लगातार चलेगा, वो आप अभी से ही लिखना शुरू करिए। मैं जैसे ही दिल्ली से आ जाऊंगा, आप लोगों को तुरंत वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और आप लोग लिखना अभी से शुरू करो। मैं खुद बताऊंगा कि ये व्यक्ति का नाम चयन हुआ है, वो व्यक्ति मुझे संपर्क कर ले और उसके बाद उनकी कुंडली का वीडियो बन जाएगा। ये लिखना जरूरी है। 16 मार्च 1999, 18:26, भिलाई, छत्तीसगढ़ से ये कुंडली आई है और सबसे पहले इनकी कुंडली का पंचांग पढ़ देता हूं। विक्रम संवत 2055, शक संवत 1920। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम नंदन संवत्सर है। नंदन मतलब होता है आनंद में रहने वाला व्यक्ति। स्वाभिमानी है, दूसरों के लिए जीने वाला है और किसी भी काम में हाथ डालेगा उसमें सफल हो जाएगा। दूसरी बात, आगे बढ़ने पे पता चला व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ है। उत्तरायण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव मन मस्तिष्क का, चाहे उसकी आत्मा का, चाहे उसके धन की स्थिति का, चाहे उसके प्रभावों का, चाहे उसके सुख का, यह सब उसके लिए पॉजिटिव बना रहेगा, मतलब अच्छा बना रहेगा। ये एक अच्छी बात है। उत्तरायण में जन्मे होने से आप सूर्य के निकट हो जाते हैं और आपके जन्म के समय पे सूर्य की रोशनी वो आपको कोमलता प्रदान करती है, आपके जीवन के लिए वो अच्छी हो जाती है। उसके बाद वसंत ऋतु फाल्गुन माह। फाल्गुन माह में जन्मे के होने के कारण व्यक्ति काम के भावना से आसक्त है, काम की लिप्सा है, काम से युक्त है, काम कला का माहिर है और वसंत ऋतु में जन्मे होने के कारण प्रेमी है, झगड़ालू नहीं है और आगे बढ़ने की जो है वो हमेशा ही लालसा रहती है, बनी रहती है कि मैं आगे बढ़ूं और किसी से भी झगड़ा करके, किसी से भी उन्माद करके, प्रभाव में आ करके ऐसा वो अपना प्रभाव पीछे नहीं खींचना चाहता है। बुद्धिमान होता है, उसको पता है कि अगर मैं लड़ाई करूंगा, झगड़ा करूंगा तो मेरा काम पीछे जाएगा। ये उसको हमेशा इस बात का ज्ञान रहता है। और दूसरी बात है, उसको पहले वो उसको चेक करने की आदत होती है। वो सारे पैसे एक ही साथ किसी को नहीं देता, थोड़े थोड़े पैसे देकर के उसको चेक करता है। ऐसे ही वो जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को समझता है, भापने की शक्ति होती है। वो बड़ा अच्छा बुद्धिमान और ये श्रेष्ठ काम करने वाला होता है। गलत और निंदनीय कृत्यों से बचने वाला, दूसरों के प्रभाव में आ करके अपना प्रभाव कई बार खो देने वाला भी होता है। ये बात बनती है। वसंत ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो है वो अपने काम के लिए थोड़ा आलसी जरूर है, पर दूसरे के काम के लिए तत्पर ज्यादा होता है और वो उसके पीछे ये सोचता है कि व्यक्ति कोई भी मेरा मित्र बने। शत्रुता पालने की इसकी स्थिति नहीं होती है। वो शत्रु नहीं बनाना चाहता, मित्र बनाना चाहता है। मंगलवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव बड़ा अच्छा होता है, पर वो थोड़ा जल्दबाजी भी है। उसमें एक अलग तरीके का अनूठापन होता है, क्रिएटिव होता है, क्रिएटिविटी होती है, अलग प्रकार की स्थिति होती है और व्यक्ति जो होता है वो परम बुद्धिमान होता है। नेचर अच्छी होती है, स्वभावतया वो दूसरों की मदद करने के लिए तुरंत ही आगे बढ़ जाता है। ऐसी बात देखने को मिल रही है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, इसका मतलब मन परेशान और हमेशा ही एक अलग तरीके की खोज में व्यक्ति जो है वो दरिद्र हुआ सा रहता है। उसका मन हमेशा ही चंचल, चित्त, अपवित्र या अशांत रह सकता है। मतलब इस पे हमें काम करने की आवश्यकता है। हमें शांत रहना है, हमें निष्ठुर नहीं बनना है, हमें दूसरों के काम में कमजोरियां नहीं निकालनी है, हमें लड़ाई भी नहीं करना है। कई बार चंद्रमा की दशा में व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है और चंद्रमा की दशा कई बार आएगी तो व्यक्ति को गलत निर्णय दिलाएगी और व्यक्ति कई बार बुरा बर्ताव करने लगेगा, उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। या कई बार, ये अंतरदशा की भी बात कर रहा हूं,
तो ये चीजें हो सकती हैं। तो इस पे आपको कंट्रोल करना होगा। मन में कई बार भेद पैदा होता है, दूसरों के गिले शिकवे में कई बार व्यक्ति चला जाता है और बेवजह के निंदनीय कृत्यों में अपना वक्त नुकसान करता है। तो ये नहीं होगा, नहीं करना चाहिए। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा पापक होते हैं और वो निष्ठुर बनाने लगते हैं कई बार। शतभिखा नक्षत्र ये व्यक्ति को लेकिन उसका प्रभाव बाद में बताऊंगा। शतभिखा में वैसे जन्मा व्यक्ति बहुपयोगी होता है, उसको कहीं भी आप लगा सकते हैं, प्रैक्टिकल होता है और तुरंत ही चीजों को बदलने वाला और तुरंत ही किसी के प्रभाव में आकर के अपना प्रभाव खोद लेने वाला और कॉपी करने वाला होता है। और एक बात और भी है कि ये तुरंत ही चीजों को कॉपी करके अपना मुहर लगा दे और कहे कि ये मेरा है। दूसरों के ऊपर बहुत जल्दी आधिपत्य स्वीकार कर मतलब लगाने वाला, आधिपत्य जमाने वाला, जैसे अंग्रेज तुरंत ही और धीरे धीरे कैसे हमारे देश के ऊपर से शासन करना उन्होंने शुरू किया था। तो ऐसी स्थिति व्यक्ति जो है वो दूसरों की चीजों को धीरे धीरे इस्तेमाल करता है और जमीन उसका जो है वो अपने नाम करता रहता है। मतलब एक रणनीति के तहत व्यक्ति काम करता है, कोई भी काम अचानक से रैंडम नहीं करता। जल्दबाजीपन उसके अंदर होती है पर वो दिखाता नहीं है ताकि सामने वाला उसकी राजनीति और रणनीति समझ ना पाए। ये बात उसके दिमाग में हमेशा रहती है। मतलब अगर ये गुण नहीं है तो आप इसको विकसित कर सकते हैं, आपके पास ऐसी स्थिति है। कोई भी काम करना चाहे तो उसको साधना चाहता है। साध्य योग और शकुनीकरण में जन्मे होने के कारण मामा शकुनी की बात याद रखिए। योग जो होते हैं शकुनीकरण और साध्य योग, एक बात और भी बताऊंगा, साध्य योग के अंतर्गत जन्मे होने के कारण व्यक्ति को सिद्धि की प्राप्ति होती है। जिस काम में भी हाथ डालेगा उस काम में वो पारंगत होता है और उसमें सफलता भी अर्जित करता है। चाहे कोई भी काम हो, चाहे उसमें उसको वो चीज आती हो या नहीं आती हो, वो ठीक करता है और अच्छा करने का प्रयास भी करता है और उसमें सफल भी होता है। उसके बाद शकुनी योग में जन्मे होने के कारण, शकुनीकरण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के अंदर एक अलग तरीके का पॉलिटिकल माइंड सेट काम करता है, जिसपे वो झुक करके किसी भी तरीके से अपना काम निकालने का प्रयास करता है और कई बार वो इसमें बहुत ज्यादा आगे निकल चुका होता है और दरअसल थोड़ा स्वार्थी भी होता है। भांजे वाली बात होती है, भांजे वो वाली बात जो है वो हो जाती है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति जो होता है वो तामसिक है, राजसिक है और सात्विक प्रवृत्ति का थोड़ा कम है। इसके पास इसकी भूख होगी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ी सोच, बड़ी जायदाद, बड़ी जमीन, बड़ा वारिश, सब बड़ा बड़ा। तो ये बड़े बड़े के चक्कर में आज के गीता जी के श्लोक का जो मैंने जो बोला है कार्यक्रम में, उसका अर्थ यही बता देता हूँ। बड़ा बड़ा आजकल लोगों को बहुत चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, सबको बड़ी अच्छी चीजें होती हैं। बड़ा घर मिले, बड़ा बंगला मिले, बड़ा आलीशान, बड़ा सुंदर पति, बड़ा सुंदर वो सब चीज। तो वास्तव में आप जरा गौर से समझिए तो गीता जी के इस श्लोक में यही बात भगवान ने कही है कि जो लोग हमेशा ही लिप्त हुए रहे हैं, होते रहे हैं, उनकी आसक्ति जो है वो भौतिकता के पीछे ज्यादा है, वो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते और मैं उनसे कोसों दूर हूं। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से गंगा जो है वो गोमुख से निकल करके समुद्र से दूर होती हैं और उनकी यात्रा बड़ी लंबी हो जाती है। मिलते तो जरूर हैं पर कष्ट होने के बाद, या फिर आपको तड़फन बड़ी बेचैनी की होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे भगवान का ये है, उसको समझना है कि हमें प्रत्येक पल हमारा प्रयास भौतिकता से हटा करके संसार में अपनी जो है वो विरक्ति ला करके संसार की चीजों में और भौतिकीय संसाधनों से अपने आप को मुक्त करके किस तरीके से हम आध्यात्मिकता का नेचर पालें और अपने आप को ईश्वर के निकट ले जाने का हमेशा प्रयास करें। उन्हें हमेशा याद करते रहें कि हे परमात्मा, आपने मुझे भेजा है, मैं आपको भूलूं नहीं, आपकी शरणागति हमेशा बनी रहे, आपका नाम हमेशा मेरे जीवा पे रहे, हर श्वास दर श्वास आपको याद करता रहूं। चाहे मेरी पत्नी कितनी ही सुंदर मिल जाए, चाहे मेरा बेटा मुझे कितना सुंदर मिल जाए, चाहे मुझे मेरा घर कितना बड़ा मिल जाए, ये सब कुछ बना रहे, पर ये सब होने के बाद भी मैं आरंभ से लेकर के दिन के अंत तक आपको हमेशा याद करता रहूं। ये भाव जब मन में पैदा हो जाए तो ना तो आप कभी बदल सकते हैं, ना तो आप कभी किसी भी तरीके से आपकी स्थिति बदल नहीं सकती है। ये भाव जिसने पाल लिया उसको ना तो कोई किसी भी तरीके से कोई लालच का भाव होता है, ना तो कोई व्यक्ति उसे बदल सकता है। तो ये बात है, ये भाव जागृत करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बात है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति तामसिक है, तो भोजन मसालेदार और बड़ा मतलब खट्टा मीठा और अपने हिसाब से भोजन करने वाला। तो ये पंचांग है। इस पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या है? इस पंचांग की सबसे अच्छी जो बात है
वो ये हो सकती है कि व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ है, मतलब दक्षिणायन वालों के मुकाबले जो इनका पंचांग है वो बड़ा अच्छा बना है। और साथ ही साथ ये एक और भी अच्छी बात है कि व्यक्ति जो है वो एग्रेसिव नेचर का है। और अगर भौतिकता के दृष्टिकोण से देखते हैं तो शूद्रवर्ण और राक्षस गण इनको सहायक इनके लिए सिद्ध हो सकती है। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे अगर देखें तो इनकी कुंडली का साध्य योग और इनको आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। जो व्यक्ति को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी वो उसको पूरा करेगा और अच्छा कर लेता है। जो भी काम उसको हाथ में दिया जाता है वो उसको साधने का काम करता है, वो उसको मेंटेन करता है और अच्छी बात है ये। उसके बाद इस कुंडली की जो पंचांग की बात अगर हम करते हैं तो पंचांग में दूसरी सबसे मतलब अच्छी बात नहीं है, वो ये है शकुनीकरण, जहाँ व्यक्ति छिद्रान्वेषी होता है, दूसरों के अच्छे कामों में भी कोई ना कोई एक सीख निकाल देता है, कमजोरी निकाल देता है, तो ये नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इनकी कुंडली में कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा इनको मानसिक रूप से कमजोर करते रहेंगे, जहाँ व्यक्ति प्रताड़ित होता रहेगा, मन से परेशान होता रहेगा, चिंतित कुंठित व्याकुल और परेशान सा रहे, हतप्रभ रहे, हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहे, ऐसी चीजें होती हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप अगर और भी इसमें कुछ नेगेटिव अगर मैं देखता हूं तो बाकी है कि व्यक्ति थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट का है तो उसको थोड़ा आध्यात्मिक ज्यादा होना चाहिए और चीजों में जो है वो विरक्ति रखनी चाहिए, बहुत ज्यादा फंस करके नहीं रहना चाहिए। ये तो पंचांग की बात है, पर मैं इस कुंडली में और भी जो चीजें आपको बताना चाहता हूं वो कुछ और चीज जो यहाँ पे अगर आप कुंडली को ध्यान से समझे तो इधर देखिए मेरी तरफ, इधर उधर नहीं देखिए। मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं इस कुंडली की सबसे अच्छी बात क्या है। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी वगैरह के बारे में जानना चाहता है तो ये भाव अष्टम और ये भाव एकादशवां और ये भाव तीसरा, तीनों भाव में से अगर आप इसको देखते हैं तो तीसरे भाव के अधिपति मंगल जो हैं वो जन्म कुंडली में जाकर के बैठे हैं कहां, द्वितीय भाव में, मतलब ये अपनी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, तो ये ठीक है। एकादशवें भाव के अधिपति चंद्रमा जो हैं वो जन्म कुंडली में बैठे हैं कहां, छठे भाव में, तो ये कुंभ राशि का निर्माण कर रहा है, तो इस वजह से। और व्यक्ति की कुंडली में शनि जो होते हैं वो घसीटे राम बना देते हैं, जैसे जहां पे वो कई बार घसीटता हुआ सा नजर आता है। पर हालांकि एक बात बड़ी अच्छी है कि एकादशवें भाव के अधिपति का छठे में जाना दरिद्र योग जहां लगा रहा है, वहीं पे चूंकि एक ही ग्रह जब पंचम और छठे भाव का अधिपति होता है तो वो चाह करके भी कई बार परिणाम बुरा नहीं कर पाता है, तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि छठे भाव के अधिपति नीच के हैं, जिनका नीच भंग मंगल कर रहे हैं, और शुक्र छठे अष्टम भाव में बैठ करके व्यक्ति को अनुभवी बना रहे हैं, और साथ ही साथ जीवन में कई लोगों के आने का और थोड़ा सा लालची भाव पैदा करने का एक बल भी दे रहे हैं। तो आपको देने से बचना चाहिए और निकालने का प्रयास ज्यादा करना चाहिए। कुंडली की दूसरी सबसे अच्छी बात तो ये थी। तीसरी सबसे अच्छी बात है कि एकादश अष्टम भाव में शुक्र बैठे हैं, जो व्यक्ति को रिसर्च लेवल पे काम करने का और बड़े अच्छे तरीके से काम करने वाला और काम में तल्लीन होकर के उसमें से कुछ ना कुछ निकाल लेना जैसा व्यक्तित्व बना देते हैं। ये तीसरी सबसे अच्छी बात है जो व्यक्ति के अंदर मैं देख रहा हूं। चौथी सबसे अच्छी बात है कि बुध यहां आपको नीच के दिख रहे हैं, लेकिन उनका बहुत ही अच्छे तरीके का नीच भंग हुआ है गुरु के कारण। और साथ में अगर सूर्य बैठे हैं जो 12वें के अधिपति हैं और दशम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देखिए, इधर 12वें के अधिपति सूर्य और 10वें भाव के अधिपति और लग्न के अधिपति एक साथ बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। व्यक्ति अगर बाहर जाकर के कोई काम करे टेक्निकली तो बड़ा अच्छा होगा, और व्यक्ति जो होता है वो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाला भी होता है, और जिस भी काम में हाथ लगाएगा बाहर जुड़ करके, बाहर से जा करके, तो उसको उसमें सफलता मिल जाती है। ये चौथी सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात बुध और गुरु का एक साथ बैठना होगा। यहाँ पे बुध जो है वो जन्म कुंडली के दशम और लग्न के अधिपति होकर के सप्तम भाव में, सुख और सप्तम के अधिपति सुख के भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। यहाँ गुरु जो है वो 2 केंद्रों के अधिपति होकर के केंद्राधिपति दोष नहीं ही लगा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी राशि के बैठे हैं और वस्तुतः वो थोड़े प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं और बाहर का सुख मिल रहा है। तो व्यक्ति अगर बाहर जाने का प्रयास करना चाहता है तो निस्संदेह शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में अगर जाने का प्रयास करना चाहता है तो कर सकता है। थोड़ी बहुत मशक्कत बनी रहेगी, अभी 2-3 साल तक प्रयास जारी रखना चाहिए। ये बात यहां तक, ये चौथी सबसे अच्छी बात थी। 5वीं सबसे अच्छी बात है कि गुरु का केंद्र में बैठना, और वो भी सूर्य के साथ, जहां गुरु और सूर्य, यहां पे आप ये मत देखिए कि सूर्य आपकी कुंडली के 12वें भाव के अधिपति हैं। दरअसल आपकी कुंडली के लिए मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और तुला राशि अच्छी राशियां होती हैं, मतलब ये मित्र होते हैं। पर आपकी कुंडली के लिए कर्क राशि अच्छी राशि नहीं होती है।
तो इस हिसाब से आपको आपकी कुंडली के लिए 5 अंक बड़ा अच्छा होगा और बुधवार का दिन बड़ा अच्छा है। दूसरी बात है कि आप 5 तारीख आपके लिए और सिंह राशि के लोग, तो यानी कि सिंह राशि इस कुंडली के लिए बुरी राशि नहीं होगी। तो इसके अधिपति 12वें के अधिपति होने के बावजूद भी अच्छे परिणाम करते देखे जाएंगे। इस कुंडली में मंगल कमजोर होंगे, इस कुंडली में गुरु कमजोर होंगे थोड़े से, शनि घसीटा देंगे, मतलब मेहनत ज्यादा करवाएंगे, मशक्कत करवाएंगे, काम में देर करवाएंगे। मंगल कमजोर, शुक्र यहाँ पे द्वितीय भाव के और भाग्य भाव के अधिपति हो करके भी मारक नहीं होंगे, चाहे वो नीच के ही हो क्यों ना, खराब नहीं होंगे। मंगल के ऊपर पापक ग्रह शनि का प्रभाव है, इस वजह से वो चाहे पापक ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, अगर जन्म कुंडली के त्रिकोण या त्रित्रिकोण भाव के अधिपति से देखे जाएंगे तो वो खराब परिणाम ना दे करके अच्छे परिणाम देने लगेंगे। इसका मतलब मंगल यहां बुरे होने के बावजूद भी, तृतीय और अष्टम के अधिपति होने के बावजूद भी परिणाम अच्छे करेंगे, क्योंकि वो द्वितीय भाव में बैठे हैं। स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में व्यक्ति को पॉलिटिकली करेक्ट करेंगे हर बार, और व्यक्ति के प्रभाव को कई बार कमजोर नहीं होने देंगे, उसमें वो दम भरेंगे, बलवान करेंगे और मजबूती देंगे। दूसरी बात है, मंगल के ही नक्षत्र में केतु बैठे हैं जो कि मंगलवत होते हैं, इस वजह से केतु का बल यहाँ पे बड़ा अच्छा होगा। व्यक्ति को धर्म का पालन करने वाला, मंत्र का जप करने वाला, बुद्धि का विधाता, बुद्धिमान, यशस्वी, छल कपट से मुक्त और व्यक्ति को अनुभव का मालिक बनाएंगे। ये सब चीजें इनकी कुंडली में ऐसे दिख रही हैं। एकादशवां भाव राहु का यहाँ कर्क राशि में बैठना, आश्लेषा नक्षत्र में क्रिप्टो करेंसी आदि और कुछ बार ऐसे मुद्राओं के बारे में जो दिखती नहीं है, तो उसी तरीके की मुद्रा, और आने वाले समय में मेरी बात किसी ऐसे व्यक्ति से हो रही थी कुछ दिन पहले जो क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा जो है वो विशेषज्ञ है, या फिर वो कह सकते हैं कि भारत में क्रिप्टो करेंसी लाने का वो दारोमदार अभी संभाल रहा है। कुछ दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी और वो शायद मेरे कार्यक्रम को देख भी रहे हों। तो ये बात मैंने उनसे मेरी बात हुई थी जहां वो ये बात कह रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय में भारत के लिए या भारतीय बाजार में बहुत मजबूती से अपनी पैठ बनाने वाली है, जिसका भार उन्होंने खुद लिया हुआ है। वो बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, सरकार से उनकी बातचीत भी हो रही है, ऐसा उन्होंने कुछ कहा था। हालांकि मैं बहुत ज्यादा सुन नहीं पाया था या समझ नहीं पाया था, पर यह बात मुझे याद है। तो राहु का यहाँ बैठना ये बड़ी अच्छी बात है 11वें भाव में। तो ये कुछ चीजें इनकी कुंडली में अच्छी बनी है। शनि का नीच भंग होना मंगल के देख लेने के कारण, तो ये एक अच्छी बात है। मंगल देख रहे हैं कम से कम तो अच्छी बात है, आयु का मालिक भी बनाएंगे, तो ये कुछ अच्छी बात है। बुरी बात क्या हो सकती है इस कुंडली की? बुरी बात की केंद्र के 3 घर खाली हैं, ये नहीं होना चाहिए था। इस कुंडली की बुरी बात की चंद्रमा को छठे भाव में नहीं बैठना चाहिए था, ये दरिद्र दोष लगा रहे हैं। इस कुंडली की बुरी बात की शनि जो है वो जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग लगातार बना रहे हैं, विपरीत परिस्थिति लगातार बना रहे हैं, और जन्म कुंडली के तृक भाव के अधिपति या तृतीय भाव के अधिपति मंगल से देखे जाने के कारण कई बार वो प्रतियोगिता ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ये शनि और मंगल का प्रभाव कई बार व्यक्ति को मिक्सचर करेगा, जहां उसकी समस्या को कई गुना बढ़ाने वाला भी बनेगा। जहां व्यक्ति थोड़ा परेशान रहे, चिंतित रहे, व्यथित रहे, परेशान रहे और उसकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, इस बात का ख्याल। बजरंग बली की पूजा इस कुंडली में हमेशा सराहनीय होगी। गणेश जी को दूध अर्पित करना बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बढ़िया रहे, गणेश संकटनाशक स्तोत्र बढ़िया रहे, गणेश जी के मंत्रों का जप बढ़िया रहे, बजरंग बली की पूजा, बजरंग बली की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ ये बहुत आवश्यक रहे। गजदंत की माला धारण करे व्यक्ति, रक्त चंदन की माला व्यक्ति धारण करे, अगर पुष्प हो सके तो पुष्प की माला हमेशा अपने गले में डाले रखे, भगवान को चढ़ा करके। ये काम आप कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है, घर में अकेले हैं, तो गले में पीला पुष्प या हरे रंग का पारिजात का पुष्प आप गले में डाल सकते हैं, हमेशा आपको लाभ करेगा। ये 4 चीजें बन रही हैं। मैंने बताई बात, मेष, मिथुन, सिंह, तुला आपके लिए अच्छी राशियां हैं। आपके लिए बुरी राशि के तौर पे मिथुन राशि, मीन राशि आपके लिए थोड़ी कमजोर होगी, और कुंभ राशि थोड़ी सी कमजोर होगी। अगर आपकी कुंभ राशि ठीक है, मेष राशि ठीक है आपके लिए। ये राशियां आपकी कुंडली में बन रही। इस कुंडली के लिए उत्तर दिशा बहुत अच्छी होगी। उत्तर दिशा की तरफ आप बढ़ सकते हैं जब कभी भी जाना हो। और आपकी कुंडली में मैं कुछ अगर सामान्यतः चीजें बता दूं तो मैंने अंक बताया, 5 अंक आपके लिए अच्छी बात है। आप जन्मे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3रे चरण में, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3रे चरण के जो अधिपति होते हैं वो शनि होते हैं, जो कि सूर्य के, जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अधिपति सूर्य होते हैं, उसके शत्रु होते हैं। इस वजह से शनि की दशा कई बार मेहनत ज्यादा करवाने वाली या सोखने वाली हो जाएगी। लग्न के अधिपति बुध बनते हैं जो कि शनि के मित्र होते हैं, तो कई बार जब शनि में बुध आए या शनि में शनि आए
तो शनि में बुध जब आएंगे तो काम अच्छा बनेगा, पर शनि में व्यक्ति को मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। दूसरे नंबर पे अगर बात कहूं तो सूर्य की दशा इस कुंडली में अच्छी जाएगी। सूर्य 12वें के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बाहर सेटल करेंगे। अष्टम भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में अष्टम भाव को देख रहे हैं, यहां से भी योग बनता है। दशम भाव के अधिपति का 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठ करके लग्न को देखना विदेश में काम देने वाला, ख्याति प्राप्त कराने वाला और ये लाभदायी हो जाएगा। साथ ही साथ एक और शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि विदेश भाव के अधिपति के साथ बैठना ये व्यक्ति को और व्यक्ति के काम को बाहर में ले जाकर के स्थापित करने वाला बना देता है। आपको प्रयास हमेशा ही जारी रखना चाहिए। ये आपकी कुंडली में बनी। अब मैं आपकी कुंडली का एक एक ग्रहों का विश्लेषण शुरू करता हूं। आइए, अब आपको मैं सबसे पहले इनकी कुंडली में ग्रहों के राजा सूर्य और हमारी कुंडली में भगवान राम के प्रतिनिधित्व के रूप में जो ग्रह उपस्थित होते हैं वो होते हैं स्वयं सूर्य, जो पीले रंग के पुष्प से बड़े प्रसन्न होते हैं, रक्त चंदन की माला से बड़े प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को उदारवादी बनाते हैं, न्यायवादी बनाते हैं, धार्मिक बनाते हैं, चिंतन करने वाला बनाते हैं, नैतिक तत्वों का पालन करने वाला बनाते हैं। और वो बैठे हैं मीन राशि में। कहाँ के अधिपति? 12वें भाव के। 12वां भाव जो, अगर 12वें भाव में सूर्य बैठेंगे यानी कि 12 नंबर की राशि में, जो मूलतया यहाँ की बनी है और बनी है यहाँ पे, और जो 6 नंबर बनी है वो यहाँ की राशि है। तो लग्न में जो 6 नंबर बना, इसका मतलब है कि अब व्यक्ति के साथ प्रतियोगिता जुड़ेगी। कन्या राशि का है, वो तुरंत बदल जाएगा और उसको ये बात पता है कि कैसे मुझसे प्रसन्न होगा कौन और किससे कैसी बात, किस तरीके से बात करनी है, उसको बहुत अच्छे से पता है। साथ ही साथ उसको ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि मुझे किस प्रकार के लोगों से मित्रता करनी है और कैसे किसी से काम निकालना है। मतलब चतुर है वो, चपल चंचल चालाक है। उसको पता है कि मेरी सेवा किससे हो सकती है, मैं किसका भार वहन कर सकता हूं और किसका नहीं। धर्म भीरू है वो। सूर्य के मीन राशि में सप्तम भाव में बैठने का प्रभाव, जिस नक्षत्र में बैठे हैं पूर्वा भाद्रपद में, उसका प्रभाव बता रहा हूं। धर्म भीरू, धर्म से डरने वाला, लोगों की सेवा करने वाला, सहायता के लिए तत्पर होने वाला, हमेशा ही अपने लाभ के बारे में सोचने वाला, होटल, रेस्टोरेंट, जल से संबंधित व्यापार करने वाला। और कई बार व्यक्ति जो होता है वो कभी कभी ऐसे क्षेत्रों में भी काम करता है जैसे जो बाहरी सुंदरता है उस क्षेत्र में व्यक्ति काम करता है। जैसे विवाह में जो बाहरी सजावट होती है, चाहे विवाह में कितना भी मशक्कत हुआ हो पहले, या विवाह के बाद भले ही कितनी ही उसमें खींचातानी हुई हो, पर विवाह के दिन एकदम सारा टिपटॉप रहता है। आपने अंदर क्या पहना है कोई नहीं देखता, पर बाहर से सजना सबको आना चाहिए। यही होता है ये मीन राशि में। यहाँ पे व्यक्ति कई बार ऐसी ही स्थितियों में जाता है जहां वो होटल से संबंधित कारोबार करता है, रेस्टोरेंट से संबंधित कारोबार। पर गौर करिए, यहाँ जो सूर्य बैठे हैं वो इनकी कुंडली में 1 डिग्री के हैं। अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत बना सकते हैं तो निसंदेह होटल मैनेजमेंट या होटल से संबंधित कारोबार में जा सकते हैं। आपकी कुंडली में वैसी स्थिति बन रही है। व्यक्ति मैनेज करता है, मैनेजमेंट करता है और संतुलन बनाने का काम करता है, लेकिन उसमें उसकी स्थिति कभी कभी कमजोर भी हो सकती है अगर वो सूर्य की पूजा नहीं करेगा तब। क्योंकि 12वें भाव के अधिपति अगर गुरु जैसे ग्रह के साथ बैठेंगे, जो कि ऑलरेडी 12वें भाव में उनकी एक राशि गौण राशि बनती है, मीन राशि गुरु की गौण राशि बनती है, तो व्यक्ति जो है वो ऑर्डर देने वाला बनता है, लेने वाला नहीं। लेकिन हाँ, वहां पे भी वो मल्टीनेशनल कंपनी या विदेशी कंपनी में या विदेशी होटल में जल से संबंधित, नेवी से संबंधित, और कई बार व्यक्ति जो होता है विग बनाने वाली कंपनी, सौंदर्य से संबंधित, सौंदर्य प्रसाधन जो सामग्रियां होती हैं उससे संबंधित चीजों में व्यक्ति जो होता है वो टॉलरेट करता है, सहन करके किसी भी तरीके से। उसकी सहन शक्ति बड़ी प्रबुद्ध है, मजबूत है। वो, जैसे आपने होटल स्टाफ को देखा होगा किस तरीके से वो अपने आप को मैनेज करते हैं और किस तरीके से ग्राहक को खुश करने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो ये गुण आपके अंदर है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य को आपने बलवान बना लिया तो निसंदेह आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। और सूर्य आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं वहां पे उत्तरा भाद्रपद के गुरु बैठे हैं, जो कि शनि नीच के हैं। तो गुरु के पास बल कम है क्योंकि नक्षत्र का अधिपति नीच का हुआ है। अलग बात है कि उसका नीच भंग हुआ है, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा अभी। लेकिन लग्न के अधिपति बुध प्रमस, जो अगर आप प्रबल रूप से देखें तो उनका नीच भंग हुआ है। लेकिन मैंने क्या बात कही कि प्रथम दृष्टया केंद्र के 3 घर खाली हैं और शनि पंचमेश नीच के अष्टम भाव में हुए हैं।
पंचम भाव के अधिपति जो शनि है वो गौण राशि बन रही है, इस वजह से शनि यहाँ पे बहुत अच्छे नहीं होंगे, तो नीच के हो गए। और देखा जब आपने ध्यान से, तब पता चला कि मंगल ने उन्हें देखा है, तो नीच भंग हुआ। पहले तो आपने ये देखा ना कि पंचमेश नीच के हैं, बाद में देखा कि मंगल ने देखा है, तब जाकर के नीच भंग। पहले तो आपने ये देखा कि आपके लग्नेश नीच के हैं, बाद में देखा कि गुरु बैठे हैं। दरअसल एक बात बताता हूं, जो लोग कबूतर बने बैठे हैं और जो लोग थोड़े भौतिकवादी होते हैं, उनके दिमाग की एक परत खोलना चाहता हूं मैं कि आप लोग दो राजयोगों पे बहुत ज्यादा विश्वास ना करिएगा। एक नीच भंग और दूसरा विपरीत। ये बनाते हैं और ये आपको बनाते रहेंगे। और दरअसल ऐसा आपको फुसलाने के लिए या चॉकलेट देने भर की बात हो जाती है कि नहीं नहीं नहीं, आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग है, आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग है। दरअसल उसके पीछे बड़े सारे तर्क होते हैं, और जब तक वो चारों पांचों तर्क सर्वथा सिद्ध न हो जाएं, तब तक ये दोनों ठीक नहीं होते। और आपको इस चीज से बाहर आने की आवश्यकता भी है, ये समझने की बात है। तो दो चीजें, क्योंकि ग्रह केंद्र में मूलतः शनि नीच के और लग्नेश नीच के, पक्की बात है। सूर्य मृतप्राय है, आपको इन्हें बल देना ही होगा। नक्षत्र के अधिपति गुरु हैं, जो पूर्वा भाद्रपद में बैठे हैं सूर्य अगर, और वो गुरु अगर स्वग्रही होकर के बैठे हैं, लेकिन उनके पास त्रिकोणात्मक बल नहीं है। लेकिन एक बात तो जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं लग्न का अधिपति अगर गुरु के साथ बैठा है तो व्यक्ति को नौकरी तो करवा ही देगा, और बहुत अच्छे कंपनी का मालिक और उसको मैनेजर बना ही देता है, ये बात तो पक्की है। बल किसको देना होगा? तो सूर्य को। अब बात चंद्रमा की कर देता हूं। आपकी कुंडली में जो चंद्रमा बनते हैं वो कुंभ राशि के बने हैं। इस राशि पे अभी 7.5 का प्रभाव है, और इस कुंडली के लिए शनि जो होते हैं वो पंचम के अधिपति होने के साथ साथ छठे भाव के अधिपति होते हैं। छठे भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि फंस रही होती है। 8वें भाव में नीच के होकर के बैठे हैं, और नीच के होकर के जन्म कुंडली में गौर करिए, एक तरफ चंद्रमा बैठे हैं, दूसरी तरफ शुक्र बैठे हैं, तो सप्तम भाव को शुभकर्त्री भी लगा। लेकिन पंचमेश के नीच होने के कारण संतान उत्पत्ति में कई बार समस्या होती है, संतान को कष्ट मिलता है, लेकिन हो जरूर जाती है, संतति होगी जरूर, क्योंकि गुरु लग्न को और केतु पंचम में, बुध भी लग्न को और केतु पंचम में। तो संतति के मूलतः जो कारक ग्रह होते हैं, ये जो क्षेत्र होता है, वो 3 ग्रहों पे डिपेंडेंसी उनकी होती है। एक तो सबसे पहले शुक्र पे, दूसरे नंबर पे बुध, और तीसरे नंबर पे केतु, चौथे नंबर पे गुरु आते हैं संतान के मामले में। ये बात समझने की है। चारों ग्रहों का बलवान होना अत्यंत श्रेष्ठ संतति पैदा करने का कारक होगा। और बुध के जो मीन राशि के अंतर्गत जो कारक क्षेत्र आता है, वो होटल, रेस्टोरेंट, बाहरी सजावट, और व्यक्ति को दार्शनिक और लोगों से बदला ना लेना, लोगों के लिए उदार मना होकर के उदार प्रवृत्ति का बना देना, मैनेज करना, मैनेजेबल होता है, झगड़ा लड़ाई से शांत करके अपने आप को उदारता से सबके सामने पेश कर देता है, तो ये होटल का कारोबार बनता है। ऐसी स्थितियां होती हैं, पर उसके लिए आपको सूर्य और चंद्रमा, तो चंद्रमा आपकी कुंडली में शतभिखा नक्षत्र के, राहु के नक्षत्र में, और वो राहु आपकी कुंडली में 11वें भाव में चंद्रमा के ही राशि में बैठ करके तटस्थ होकर के आपको कई प्रकार से लाभ दे रहे हैं। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे 11वें के अधिपति होकर के छठे भाव में कुंभ राशि, जिसपे 7.5 और दरिद्र दोष का निर्माण कर रहे हैं। और वो चंद्रमा आपकी कुंडली में डिग्री में 15 डिग्री के होंगे, 6 अंश कला, 15 डिग्री 6 कला के साथ, युवावस्था के, मतलब चंद्रमा के पास बल है। लेकिन गौर करिए, आपकी कुंडली का चंद्रमा जो है वो कृष्ण पक्ष के करीब करीब अमावस्या के निकट जा रहा था, इस वजह से वो अमावस्या दोष से पीड़ित हो रहा है, पापक बन रहा है, इस वजह से व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार बना रहा है, निर्णय लेने में वो कमजोरी कर रहा है। उसकी दूसरी वजह बुध के ठीक पीछे चंद्रमा का होना, ये ठीक नहीं होता है। अगर ये दोनों एक साथ बैठ जाते तो भी ठीक नहीं होता, यानी कि ये डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर करेंगे और निर्णय लेने की क्षमता को परेशान करने वाले, या किसी न किसी वजह से उसमें एक ड्रॉबैक हो जाता है। क्लियर है ये चीज? एक कमजोरी और भी, या जो अच्छाई कहें, चंद्रमा के ठीक आगे सूर्य के अतिरिक्त 2 ग्रहों का होना एक प्रकार से ये बड़ा अच्छा योग बनाता है, जो व्यक्ति को बुद्धिमान और कई बार अवसर चूकने की प्रवृत्ति भी व्यक्ति के अंदर डाल देता है। व्यक्ति कई बार उसके सामने से बहुत अच्छे अवसर मिले हैं जिसको उसने चूक रखा है, जिसके कारण उसको अभी तक सफलता मिलने में देर या मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ पे सूर्य मृतप्राय, चंद्रमा युवा, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास लाभ तो है, व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति भी होगी, पर प्रतियोगिता करने के बाद अगर आपने अपनी जन्म कुंडली के 2 ग्रहों को साध लिया, यानी कि सूर्य और चंद्रमा, तो निसंदेह आपकी सफलता को कोई आपसे छीन नहीं सकता है। क्योंकि जन्म कुंडली में
एकादशवें भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठेंगे तो दारिद्र दोष पैदा करेंगे, लेकिन 12वें भाव के अधिपति सूर्य, दशम भाव के अधिपति और लग्न के अधिपति बुध के साथ बैठ करके लग्न को वापस देख रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति भी बन सकती है, जिसका लाभ व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए हमेशा ही भगवान नारायण की शरणागति धारण करनी होगी। चूंकि शनि को मंगल ने देखा है, इस वजह से भी व्यक्ति को होटल इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहिए। दैट्स इट। अब आगे मैं मंगल और बुध की चर्चा करूंगा। आइए अब आपको मंगल के बारे में बता देता हूं। मंगल और बुध, इनकी कुंडली में मंगल 18 डिग्री 20 कला और बुध 7 डिग्री 40 कला पर यहाँ पे वो तुला राशि में बैठे हैं, जो संतुलन, बात विचार करके बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज कर देना, पुष्प सजा करके, मुखमंडल का ये भाव होता है और त्रिकोणों में ये अर्थ त्रिकोण का भाव। अब जरा इसको समझते हैं, तुला राशि में मंगल के बैठने का मतलब क्या है। मंगल जैसा उग्र ग्रह अगर तुला राशि, जो कि संतुलन बनाने के लिए जानी जाती है, सजाने के लिए जानी जाती है, मैनेज करने के लिए जानी जाती है, व्यवहार के लिए बड़ा ही प्रबल ये प्रबुद्ध राशि होती है व्यवहारिकता के लिए, और साथ ही साथ ये व्यक्ति को डिप्लोमेट बनाती है, तो उसमें अगर मंगल जैसा राजनीतिक कारक ग्रह बैठेगा, इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास एक दिव्य क्षमता ऐसी होगी जहां व्यक्ति सभी प्रकार से, जितने भी 50 लोग अगर लड़ाई झगड़ा कर रहे हों, उसमें अकेले जाकर के उस चीज को शांत करके आ सकता है और हजारों लोगों की भीड़ को अपने हिसाब से चला सकता है। मतलब ये मैनेजर बड़ा अच्छा बन सकता है। साथ ही साथ व्यक्ति किसी भी चीज को मैनेज कर सकता है, जैसे वेडिंग प्लानिंग का काम हो सकता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर जो होते हैं वो उस क्षेत्र में व्यक्ति काम कर सकता है। बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं, मेरे पास तो वैसे कोई शब्द ही कभी कभी नहीं मिलते, मैं जैसे आजकल होता है ना, जो बड़ा बड़ा जो है वो इवेंट मैनेजमेंट का काम ये व्यक्ति कर सकता है। मंगल तुला राशि में यहां से, ये क्योंकि अर्थ का त्रिकोण है, इस कारण से यहां पे अर्थ की स्थिति बड़ी अच्छी बनी है। राहु के नक्षत्र में बैठ करके राहु उसमें बल देंगे, क्योंकि वस्तुतः राहु लाभ भाव में बैठे हैं और उनके पास ज्ञान भी है, क्योंकि बुध की राशि में, बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। और यहाँ पे बुध जो बैठे हैं वो 7 डिग्री के, और ये जो राशि है मीन राशि, यहाँ पे तुला राशि, ये विषम संख्या और सम संख्या की राशि में इस डिग्री पे जाके वो वृद्ध हो जाएंगे और इस डिग्री पे तुला राशि में जाकर के ये वृद्ध हो जाएंगे। मतलब ग्रह दोनों वृद्ध होकर के बैठे हैं। इन लोगों को भी बल देने की आवश्यकता है। चंद्रमा युवा था, सूर्य मृत थे। अब जरा ध्यान से समझिए, मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव। शनि और मंगल जो होते हैं वो व्यक्ति को पॉलिटिकली हमेशा ही करेक्ट करने के पीछे लगे रहते हैं और ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल माइंडसेट का भी बनाते हैं। मंगल जो है वो मैनेज, ये जो मुखमंडल का भाव है, यहाँ पे मंगल का बैठना तुला राशि में व्यक्ति को सुंदर बनाएगा, कटीले नयन नक्शों का बनाता है, सुंदर नाक और सुंदर नेत्र होते हैं, व्यक्ति सुंदर व्यक्तित्व का होता है। मतलब उसका आचरण जो है वो बड़ा अच्छा है, नाप तौल करके बोलने वाला है, गंभीर वाणी का है, क्योंकि शनि और मंगल जो है वो वस्तुतः अष्टम भाव जो होता है वो स्वभाव का भाव होता है। आपके अंदर छिपे हुए जो गुण हैं वो ये बाह्य स्वभाव का है। बाहर से कैसा, तो बाहर से हो सकता है कि कभी कभी उग्र हो, पर आंतरिक रूप से वो शुक्र और शनि से जो है वो प्रतिष्ठित है। शुक्र जो है वो अनुभवों का कारक है और शनि जो है वो आंतरिक रूप से व्यक्ति को गंभीरता देने वाले और निष्ठुर बनाने वाले। वो किसी के प्रति उसकी आसक्ति नहीं है, इस वजह से वो मैनेज कर लेता है। और जब कभी उसको अगर लगेगा कि नुकसान हो रहा है तो वहां पे वो उस चीज को मान भी जाएगा और अपना नुकसान सह करके भी उस चीज को पाटने का प्रयास करता है, मैनेज करना। दूसरी बात है कि आप जब इस चीज को देखते हैं तो ये द्वितीय भाव जो है वो आपकी पत्नी, मतलब 7वां भाव, 7वें भाव से 8वें होने के कारण, 7वें भाव से 8वें होने के कारण, यानी कि पत्नी के भाव से 8वें होने के कारण पत्नी के लिए रोग का घर है। इस वजह से कई बार पत्नी को रोग हो जाता है रक्त से संबंधित, क्योंकि मंगल वहां पे वृद्ध होकर के अपने शुक्र की राशि, जो कि उनकी मूल मतलब मूलतः अच्छी राशि नहीं है, तो वहां पे पत्नी जो होगी वो कई बार रोगी मिल जाती है, या पत्नी को रक्त से संबंधित रोग हो जाता है, या रोग मिल जाता है, या हो जाता है। दूसरी बात, पिता के भाव या पिता का सुख से ये छठा होता है। इस वजह से कई बार ये पिता के काम को या पिता के साथ संबंधों को लेकर के कठोरतापूर्ण ये संबंध बना देता है, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति भी नीच के हैं, लग्न के अधिपति भी नीच के हैं और वृद्ध होकर के बैठे हैं। इस कारण से भी ये बात सिद्ध हो रही है कि व्यक्ति को अपने पिता के साथ और पैतृक संपत्ति दोनों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। वस्तुतः आपकी कुंडली में पैतृक संपत्ति आपसे कोई छीन नहीं सकता है, पर फिर भी यहाँ पे नीच के शनि का बैठना और यहाँ पे मंगल का बहुत अच्छे मित्र, ये तो तुला राशि के बैठे हैं इस वजह से अच्छे हो गए ना, पर शुक्र तो वस्तुतः अच्छे नहीं है इस कुंडली के लिए। शुक्र तो इस कुंडली के लिए
अच्छे हैं, पर वो इस मंगल के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि मंगल जो है वो शुक्र को बहुत अच्छा मित्र नहीं मानता है और न ही शुक्र बहुत अच्छा मंगल को मित्र मानते हैं। ये दोनों सामान्यतया समान दृष्टिकोण एक दूसरे के लिए रखते हैं, न तो शत्रुता न तो मित्रता। तो इस कारण से ये एक बैलेंस बनाने का काम करेगा और वस्तुतः व्यक्ति को सामाजिक न्याय करने वाला और प्रबुद्ध होकर के अच्छा निर्णय देने वाला, अच्छा निर्णय सुनाने वाला, धर्म और धन को दूसरों के ऊपर खर्च करके अपने नफा नुकसान को ना देख करके दूसरों के ऊपर खर्च करने वाला, दूसरों के विवाह में नाचने वाला होता है। अपने विवाह में भले सुप्त हो, अपने काम में भले सुस्ती दिखा दे, पर दूसरों के लिए बड़ा तत्पर, तैयार और तुरंत होता है। तो इस वजह से कई बार इसका होटल का बिजनेस, इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस, बाहरी सजावट का बिजनेस बड़ा अच्छा चल जाता है। तो ये काम भी आपकी कुंडली में बनता है। बुध जो है वो जन्म कुंडली में नीच के हैं, लग्नेश होकर के। नीच भंग होना दूसरे नंबर की बात है, पर आपको बुध पे काम करना होगा, मंगल पे काम करना होगा। इस वजह से मैंने वो बात शुरू में ही बता रखी है, बजरंगबली की पूजा, गणेश जी के मंत्रों का जप, सूर्य को आराधित करना, ये 3 चीजें। मतलब कमजोरी यहाँ पे 3 दिखी। सूर्य मृतप्राय, चंद्रमा ठीक है, इस वजह से व्यक्ति जो है वो ठीक है, वो दरिद्र नहीं होगा, कम से कम उसके पास धन आता रहेगा और कई प्रकार से जो ऐसे क्षेत्र से भी धन कमाता है जो दिखे नहीं। क्रिप्टो करेंसी दिखती नहीं है लेकिन वो है। और कई बार व्यक्ति जो होता है वो कई तरह से लाभ कमाता है। तो राहु के 12वें भाव में बैठने, 11वें भाव में बैठने के कारण वो कई तरीके से धन अर्जित कर लेगा। तो ये बात भी बनती है। ये बुध हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि शनि का नक्षत्र होता है। शनि नीच के हैं, इस वजह से गुरु और बुध के पास बल थोड़ा कम सा है नक्षत्र के आधार पर। लेकिन वो पंचमेश होकर के अष्टम में बैठे हैं, तो व्यक्ति को कई बार अचानक से धन प्राप्त हो, गड़ा हुआ धन मिल जाए। और कई बार व्यक्ति जो होते हैं इतनी सहजता से किसी के सामने से पेश आ जाता है कि सामने से क्या हुआ है, उसने कौन सा गम झेला है, वो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ये आपके पास एक बड़ा ही सद्गुण है, जो व्यक्ति अपने अंदर हजारों गम छुपा लेता है पर कभी किसी को बताता नहीं है, ये आपके पास है। अब बात ये हाँ, अगर दशाओं की बात करते हैं तो इस कुंडली में मैंने क्या बात कही थी कि मंगल की दशा चाह करके भी अच्छी होगी, ना चाह करके भी अच्छी होगी। बुध की दशा तो अच्छी रहेगी ही। और तो सूर्य की दशा सामान्यतया जन्म कुंडली में अच्छी होगी, लेकिन वहां पे मृतप्राय है, इस वजह से वो कष्ट दे सकते हैं, मानसिक संताप देंगे, हेडेक देंगे, विचार ज्यादा करवाएंगे, दिक्कत भी डाल सकते हैं। चंद्रमा की दशा 100% अच्छी रहेगी। धन को लेकर के व्यक्ति को संकुचित होना पड़ेगा, धन देने से बचना चाहिए, गलत बोलने से बचना चाहिए, गलत निर्णय लेने से बचना चाहिए, नहीं तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। अगर ये सारी चीजों पे आप कंट्रोल कर लेते हैं चंद्रमा की दशा में, अपनी वाणी को शुद्ध रखा तो और अपने धन को सही जगह पे खर्च किया, तो बिल्कुल वो दशा आपको धन दे सकती है, लाभ दे सकती है। मतलब उसमें आप दरिद्र नहीं होंगे। मंगल की दशा और बुध की दशा वृद्ध होकर के बैठे हैं ये दोनों ग्रह, इस वजह से इसमें आपको मेहनत करना होगा, इसमें आपको बल लगाना होगा। इस समय हो सकता है कि आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ जाए, क्योंकि बुध लग्नेश होंगे और लग्न को देख रहे हैं, तो व्यक्ति के अंदर चंचल, चपल और चतुर जो एक नेचर होता है वो ऑटोमेटिक सा आ जाता है, वाणी का प्रभाव बढ़ जाता है, संतुलन व्यक्ति करने में कायम हो जाता है और कायम करने में सफल होता है। तो ये बात बनती है। ये मंगल और बुध थे, अब गुरु और शुक्र की बारी। आइए अब आपको शुक्र के बारे में और गुरु के बारे में चर्चा करके बता देता हूं। सबसे पहले इन दोनों के बारे में थोड़ी सी परिचय बता दूं तो देवगुरु बृहस्पति साक्षात वामन अवतार के रूप में हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं, वो साक्षात भगवान वामन है। और शुक्र जो है वो परशुराम अवतार के रूप में उपस्थित होते हैं और ये दैत्यों के गुरु भी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के रक्षक हैं, पुरोहित हैं, और शुक्राचार्य जो हैं वो, शुक्र जो हैं वो दानवों के रक्षक हैं या फिर दानवों के पुरोहित हैं। इन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया था दैत्यों की सुरक्षा के लिए और उनको जिंदा किया था, फिर से जीवित किया था देवासुर संग्राम के बाद। पर वो बात तो एक आध्यात्मिक रूप से है या फिर पुराणों के रूप में। अगर आप इस चीज को देखते हैं तो ये सप्तम भाव जो होता है वो यहाँ पे मीन राशि बन रही है, मतलब मूलतः 12वें भाव की राशि यहाँ बनी। और शुक्र का अष्टम में बैठना व्यक्ति को खोजी प्रवृत्ति का, मैनेज करने वाला, और मंगल को शुक्र का देखना और शुक्र का मंगल को देखना। मंगल कौन है? इस कुंडली के, जन्म कुंडली के अष्टम के अधिपति। जो अष्टम को देख रहे हैं तो आयु है, व्यक्ति को एक्सीडेंट वगैरह से बचाए, या एक्सीडेंट होने के बावजूद भी व्यक्ति जो है वो छोटी मोटी दुर्घटना के बाद फिर से पुनः खड़ा हो जाता है, मतलब उसमें नुकसान ना हो। और उसके बाद शुक्र यहाँ पे व्यक्ति को आयु बना देंगे, आयु वाला बना देंगे, और व्यक्ति अपने वास्तविक आयु से कई बार छोटा मालूम पड़ता है। गुरु जो हैं वो जन्म कुंडली में 13 डिग्री के युवा अवस्था के हैं, और शुक्र जो है वो 3 डिग्री के हैं, ये बाल अवस्था के होंगे जाएंगे। अब जरा गौर करिएगा तो इनकी कुंडली में आप
अगर नक्षत्र को देखते हैं तो गुरु जो है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, जो जिसके नक्षत्र के अधिपति शनि नीच के हैं। इस कारण गुरु जो है वो थोड़े कमजोर से हो जा रहे हैं, मतलब उनका रस जो है वो उतना नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो जिस भाव के अधिपति होते हैं शनि, उनकी एक राशि छठे भाव में बन रही है और वो अष्टम भाव में बैठे हैं। इस कारण से देवगुरु बृहस्पति का बल यहाँ पे थोड़ा क्षीण होगा युवावस्था होने के बावजूद। और वस्तुतः वो बैठे हैं 12 नंबर की राशि में, तो व्यक्ति को मोक्ष देंगे, व्यक्ति को मैनेज करने वाला, व्यक्ति को प्रभावित करने वाला, तोल मोल करके विचार करने वाला, निर्णय सुनाने वाला और सजावट के काम में कई बार व्यक्ति जो होता है वो दूसरों को ना दिखा करके अपना दुख सहन कर लेता है और सामने वाले को खुश कर देता है। इस तरह का जो काम होता है होटल मैनेजमेंट में होता है, इवेंट मैनेजमेंट में होता है। आप लाख दबाव में हैं पर आप अपने कस्टमर को हमेशा खुश रखने का और उसको संतुष्टि देने का प्रयास करते हैं। तो गुरु जो है वो जन्म कुंडली में युवावस्था के और शुक्र जो है वो बाल अवस्था के। ऐसी स्थिति में मैं यहाँ पे जो देख रहा हूं उसमें व्यक्ति के पास मैनेजिंग डायरेक्टर या बड़ी कंपनी का मालिक या उसमें सीईओ बनने तक की हैसियत है, क्योंकि गुरु अपनी राशि में गंभीरता से अपना सारा काम मैनेज करने वाला बना रहे हैं। वहां से अगर गौर करते हैं तो ये भाव जो है वो भाग्य का लाभ है। तो अगर भाग्य का लाभ अगर होगा तो इस भाव के अधिपति अगर इसी भाव में बैठेंगे युवावस्था के, इसका मतलब है कि वो भाग्य का लाभ देंगे। साथ ही साथ ये संपूर्ण प्रकार के अरिष्टों से नुकसान से बचाने का भी भाव होता है। कैसे? क्योंकि छठा भाव जो होता है वो रोग, रिपु और ऋण का होता है और इसका ये अगला भाव होने से ये इन सब चीजों का नष्ट प्रायः करने वाला या इससे धन देने वाला भी होता है। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर जन्म कुंडली में 7वें भाव के अधिपति अगर 7वें भाव में ही लग्नेश के साथ बैठेंगे तो व्यक्ति की पत्नी, व्यक्ति का समाज, व्यक्ति के मित्र, व्यक्ति के दुश्मन कुछ भी कभी बिगाड़ नहीं पाते और व्यक्ति हमेशा इनसे लाभ लेता है और ये सब इसके लिए अच्छे बने होते हैं। मतलब ना तो शत्रु से डरने की कोई बात है, न तो मित्रों से डरने की बात है, न तो कुटुंबजनों से डरने की बात है, न तो किसी से कोई आपसे राजनीति नहीं करेगा, कोई आपके पास कोई आपके प्रति रणनीति नहीं करेगा। मतलब आपको सबसे ये भाव बचा करके रखा हुआ है। अगर ये भाव बलवान है तो निसंदेह न तो आपको पत्नी से डरने की बात है, न तो आपकी पत्नी आपके प्रति कभी विरोध करेगी, न तो आपका दाम्पत्य खराब होगा, न तो आपके मित्र गलत होंगे, न तो आपका सोशल लाइफ खराब होगा, न तो आपके आय के प्रभाव की कमजोरी होगी, न तो आपके भाग्य का लाभ कमजोर होगा। ऐसी स्थिति बन रही है। यानी कि व्यक्ति बाहर भी जाकर के अगर लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वहां भी उसको एक अच्छी स्टेटस वाली लाइफ मिलेगी और वहां वो अच्छे तरीके से अपना प्रत्येक दिन का इनकम जो होता है वो यहां से देखा जाता है। और जन्म कुंडली में ये पंचम का तीसरा है। यश का पराक्रम मिलने के बाद जो व्यक्ति यश मेहनत किया, मेहनत करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो कौन है? वो पंचम भाव है। यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में इस भाव से केंद्र में जाकर के अपना नीचभंग करा रहे हैं, जो कि जन्म कुंडली का कौन है? अष्टमेश है। तो पंचम भाव के अधिपति को अष्टम भाव के अधिपति के साथ संबंध में जाने से कई बार व्यक्ति अपने जन्मस्थान से दूर जाने का अथक प्रयास करता है और उसमें थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद वो सफल भी होता है। यश बाहर मिले, विदेश मिले, बाहर जाकर के व्यक्ति काम करता है और प्रत्येक दिन वो कुछ ना कुछ अर्जित भी करता है, क्योंकि डेली बेसिस के इनकम का भाव ये है। सुख भाव का ये सुख है, मतलब सुख, संपूर्ण सुख ये है, मानसिक शांति। यहाँ का अधिपति अगर स्वग्रही होकर के अपने भाव से चतुर्थस्थ बैठा है तो निसंदेह ये दाम्पत्य का सुख, पति का सुख, पत्नी का सुख, घर का सुख, परिवार का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख, चल अचल संपत्ति का सुख और स्नेहमयी जीवन जीने वाला बना देता है। आपकी कुंडली संतुलित है। इसको और भी संतुलित कर सकते हैं आप सूर्य और गणेश जी की पूजा करके, पक्की बात है। गुरु और शुक्र की दृष्टि की बात करें तो शुक्र की एकमात्र दृष्टि मंगल पे, विपरीत वालों से बचना होगा क्योंकि मंगल राहु के नक्षत्र में है और शुक्र जो है वो केतु के नक्षत्र में है, जिसका अधिपति केतु आपको अनुभवी बना रहा है और बुद्धिमान बना रहा है, यशस्विता का भाव पैदा करेगा और ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर मैं गुरु की बात करता हूं तो गुरु की 5वीं दृष्टि उच्च की पड़ेगी, ये बहुत अच्छा है, लाभ देगी, प्राप्त कराएगी। जो चीजें आप प्राप्त करना चाहते हो, जो भी व्यक्ति अचीव करना चाहता है, जिस चीज के लिए वो बना है या जो चीज वो, उसको बोलते हैं ना कि वो एक बड़ा अच्छा शब्द है अंग्रेजी का, डिजर्व करना ऐसा है, तो आपको वो मिल सकता है। जो भी आप डिजर्व करते हो
जिस चीज के लिए भी आप मेहनत कर रहे हैं, ये गुरु आपको जो चीज आप चाहते हैं वो दिलवाएंगे। लग्न पे सूर्य और बुध के साथ तीनों सात्विक ग्रह अगर जन्म कुंडली में लग्न को देखेंगे तो यशस्विता का भाव रहेगा। मंगल और चंद्रमा एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में व्यक्ति को सुख, समृद्धि, पत्नी अच्छी, सुंदर दाम्पत्य, पुत्र का प्रेम और जीवन में लोगों से प्रेम, ये सब मिलता रहेगा। गुरु की नवी दृष्टि अगर जन्म कुंडली में यहां भी मित्र की, यहां के अधिपति पराक्रम करने के बाद धन देंगे, यहां लाभ, यहां व्यक्तित्व में शिथिलता, गंभीरता और बड़ा ही मनोनुकूल वातावरण को तैयार करके सबकी सेवा शुश्रूषा में हमेशा तत्पर रहने वाला और बड़ी कंपनी का मालिक तक व्यक्ति को बना देते हैं। क्लियर है? और कुछ पूछना बाकी है? मंगल और चंद्रमा का संबंध अच्छा, गुरु और मंगल का संबंध ठीक नहीं है। मंगल और राहु का संबंध यहाँ पे मंगल की दशा को कमजोर कई बार करने का प्रयास करेगा। मंगल और केतु, मंगल धन भाव से केंद्र में राहु, धन भाव से केंद्र में केतु, देर से धन आने के संकेत दे रहे हैं। धन भाव के अधिपति शुक्र के साथ गुरु का व्यय भाव में जाना, एक दूसरे से द्विद्वादश के संबंध में गुरु और शुक्र की महादशा अंतरदशा में कई बार व्यक्ति को लाभ होता है, पर उसी अनुपात में धन खर्च भी होता है। गुरु में मंगल की दशा जब चलेगी तो व्यक्ति को आर्थिक पक्ष में लाभ भी होगा पर नुकसान भी होगा। गुरु में सूर्य अच्छे होंगे, गुरु में बुध अच्छे होंगे, गुरु में केतु अच्छे होंगे, गुरु में केतु, केतु में गुरु, ये सब दशाएं अच्छी होंगी। अगर भूमि, भवन, वाहन खरीदने का भाव बनता है तो जन्म कुंडली में शुक्र की दशा आपके लिए लाभदायक होगी, गुरु की दशा आपके लिए लाभदायक होगी, केतु की दशा आपके लिए लाभदायक होगी और मंगल की दशा में व्यक्ति का धन बढ़ेगा, बुध की दशा में व्यक्ति की वाणी का प्रभाव बढ़ता है और सूर्य की दशा में व्यक्ति का व्यक्तित्व थोड़ा कमजोर होता है। अगर सूर्य की पूजा करेंगे तो इस समस्या से आप निजात पा लेंगे। अब शनि, राहु, केतु। अब आइए आपको शनि के बारे में बता देता हूं। शनि, राहु और केतु की स्थिति अगर आप देखते हैं तो शनि इनकी कुंडली में 7 डिग्री के 46 कला, जन्म कुंडली में कुमार अवस्था के। राहु और केतु की स्थिति जो है वो 28 डिग्री के हैं, बाल अवस्था के होंगे। पर ध्यान से समझने की बात है, शनि यहाँ पे नीच के हो रहे हैं। राहु और केतु के बारे में मैंने चर्चा पहले कर रखी है कि ये अच्छे हैं, इनकी कुंडली के लिए अच्छे बनेंगे, पापी भाव के हैं। यहाँ पे केतु का प्रभाव अच्छा होगा, व्यक्ति को कई प्रकार से लाभ देगा। राहु वहां पे जो व्यक्ति कई प्रकार से धन इंटरनेट के माध्यम से और छुपी हुई मुद्राओं के सहायता से अगर धन अर्जित करना चाहता है तो उसमें उसको लाभ मिलेगा। यहाँ पे शुक्र जो है वो अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं, जिसमें व्यक्ति के ऊपर से मंगल का प्रभाव है। व्यक्ति को कई बार परिवार से, लोगों से, घर परिवार के लोगों से लाभ कम मिलता है और उसको खुद के ही बल पे आगे बढ़ना पड़ता है। जहां व्यक्ति कई बार कठोर बोल देता है जिसके कारण उसके परिवार के लोग उससे रुष्ट हो जाते हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। शुक्र की दशा का प्रभाव आपकी कुंडली में अगर ये शनि जो है वो, बार बार शुक्र बोल रहा हूँ, शनि जो है वो जन्म कुंडली में 7 डिग्री के ये कुमार अवस्था के धारण करके और जन्म कुंडली में अशुभ होते हैं, नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग मंगल कर रहे हैं। पर अलग बात है कि वो अलग तरीके का नीच भंग हो रहा है। आप अगर डिग्री में देखेंगे तो मंगल बहुत ज्यादा आगे हैं। शनि जो है वो जन्म कुंडली में 7 डिग्री पे है, 11 डिग्री का अंतर है यहाँ पे, तो ये एक थोड़ी कमजोरी बन रही है। हमें शनि की दशा में सावधान रहना होगा, हमें शनि की दशा में रिस्क नहीं लेना होगा, शनि की दशा में धन का रोहण करना होगा, उसे संरक्षित करना होगा, देने से बचना होगा। और शनि की दशा में नौकरी बदलने से बचना चाहिए, काम नया कोई ना तलाशने की स्थिति है। हालांकि एक बात और भी है कि यहाँ पे शनि जो है वो पंचम भाव के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं, तो व्यक्ति विदेश जाने का प्रयास कर सकता है, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई भी काम करना चाहे तो कर सकता है। उनकी दृष्टि 75% तक कमजोरी होती है, इस वजह से फिर भी यहाँ पे लाभ देगी क्योंकि मित्र की राशि को देखेंगे। और 7वीं दृष्टि जो है वो मंगल को, व्यक्ति के जीवन में कई बार गलत संगति में जाने का प्रभाव, गलत लोगों के साथ मित्रता, इन सब लोगों से बचना चाहिए। 10वीं दृष्टि जो है वो अपने ही भाव को देखेगी, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को देर से ही सही पर उसको यश दे देती है। शनि जो बैठे हैं वो अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं, व्यक्ति को कई बार ये भाव जो होता है वो भाग्य का लाभ देता है, लेकिन यहाँ पे एक नीच का ग्रह बैठा है, लेकिन यहाँ का कारक यही है, इस वजह से आयु तो संपूर्ण रहेगी, लेकिन यहाँ पे नीच का ग्रह और मंगल के अधिपति हो जाने के कारण व्यक्ति ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला, मंत्रों का पढ़ने वाला, अनुभव को रखने वाला, लोगों की बातों को अच्छे तरीके से सम्मानपूर्वक और सम्मानजनक स्थिति में जाकर के समझने वाला, लोगों के भावनाओं और भावनाओं का कद्र करने वाला होता है। साथ ही साथ अनुसंधान और खोजबीन करने वाला, रहस्यमयी चीजों के पीछे भागने वाला, हमेशा ही सवालों के घेरे में रहने वाला बना देता है। तो ये सारी चीजें बनती हैं। ये साथ ही साथ अगर आप देखें तो छठे भाव का ये तीसरा भाव होता है और चौथे भाव का ये चौथा होता है। तो दाम्पत्य का सुख, पति पत्नी से कई बार दूरी भी बनती है। तो अगर शनि की दशा में कई बार पत्नी थोड़ी लड़ाई करे, झगड़ा करे, थोड़ी जिद करे, तो आपको उसको संतुलित करके और बचा करके रखने की आवश्यकता भी होगी। ये बात भी दिख रही है। ये आपकी कुंडली है। अब इस कुंडली में शनि की कमजोरी दिख रही है
और उसको आपको ठीक करना होगा। मंगल की थोड़ी कमजोरी है जिसको आप बजरंगबली की पूजा करके ठीक कर सकते हैं। गणेश जी का मंत्र आपको हमेशा ही जपना चाहिए क्योंकि ये आपके लग्नेश भी हैं। 5 तारीख मैंने बताया ही, बुधवार का दिन बताया ही, उत्तर दिशा बता रखी है। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि आपके मित्र हो सकते हैं। इन राशियों के साथ सहयोग करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मित्रता के लिए पंचम भाव की स्थिति और नवम भाव के अधिपति भी ठीक होंगे। शुक्र और शनि भी आपके लिए खराब नहीं है। तो ये स्थिति, बाकी की चर्चा कल के कार्यक्रम में करेंगे। यहाँ पे जो नक्षत्र बना है शनि का, वो अश्विनी का बना है। इस वजह से व्यक्ति जो है वो ज्योतिषीय और कई बार रहस्यमय चीजों के पीछे भागने वाला और बड़ा ही बैलेंस करने वाला होता है। ये बात भी दिख रही है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।